स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे डिजाइनिंग ऑफ ए बैटरी बैंक, मतलब कि बैटरी बैंक बनाने के बारे में क्या-क्या सोचा जाता है और उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बैटरी आज के टाइम में यानी मॉडर्न वर्ल्ड में डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है हर किसी का। पहले भी बैटरी इंपॉर्टेंट था लेकिन वहाँ पे वो जनरली एज़ अ स्टार्टर मोटर या थोड़ा-मोड़ा इमरजेंसी बैकअप, मतलब बैटरी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गया है। अभी के टाइम में आपकी गाड़ी बैटरी पे चलती है, ट्रेन्स पे बैटरी लग जाते हैं, ड्रिल्स में बैटरी लगता है, लैपटॉप पे लगता है, मोबाइल में लगता है, सोलर में लगता है और हर चीज़ में बैटरी लगता है। तो बैटरी का इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बढ़ गया है मॉडर्न टाइम में। अब रहा बात कि हर बैटरी एक जैसा नहीं होता है और पहले ऑलमोस्ट अगर आप लेड एसिड बैटरी को अच्छे से समझते थे, ऑलमोस्ट सॉर्टेड, मतलब आपको लोड नहीं लेना, आप ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जानते हो। अभी वैसा नहीं है क्योंकि अब बहुत सारे में अलग-अलग वोल्टेज है, अलग-अलग एम्प लेवल है, कितना जोर का ऊम्फ ले रहा है, कितना सस्टेन करंट ले रहा है, वो सब बदल गया है। और केमिस्ट्री जो है, सेल केमिस्ट्री, जैसे लेड एसिड बैटरी थी, उसकी केमिस्ट्री में ज़्यादा हू-हा नहीं होता था। हाँ, एनोड और कैथोड उसके में भी होता था कि किस तरह के मटेरियल से रिइंफोर्स करें, जैसे कि सबमरीन में जो बैटरी जाती थी, उसमें काफ़ी प्रेशियस मेटल इस्तेमाल किए जाते थे, जो थोड़ा टिक सके। तो वो लॉन्जेविटी के लिए बनाया जाता। फिर जो आपका घर में इन्वर्टर में बैटरी लगता है, वो बहुत सस्ता रहता था ताकि कुछ ही साल में ज़ोहा हो जाए। तो समझना है, वहाँ पे भी छेड़खानी होती है, लेकिन अभी फंडामेंटल लेवल पे डिफरेंट आ जा रहा है। अभी आप आराम से बात कर सकते हैं लिथियम, निकल, मैंगनीज, कोबाल्ट का, आप बात कर सकते हैं निकल एल्युमिनियम ऑक्साइड का, आप बात कर सकते हो लिथियम आयरन फॉस्फेट का, मतलब सब चीज़ बदल जा रहा है। तो आज के टाइम में बहुत सारा यूनिक केमिस्ट्री है चूज़ करने के लिए और ये टेलर मेड बनाया जाता है इंटेंडेड एप्लीकेशन के लिए। यानी कि जो बंदा बैटरी बैंक बना रहा है आपका मोबाइल फ़ोन के लिए, वो सही बंदा नहीं है आपका गाड़ी के लिए बनाए। वो सही बंदा नहीं है आपका यूपीएस के बनाने के लिए। समझना बहुत ज़रूरी है। इंटेंडेड एप्लीकेशन पे होता है। आप बस मेरे को बैटरी चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आप अभी बहुत बच के लेवल पे हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत चीज़ को बैलेंस करना होता है। जैसे कि ऑपरेशनल कंडीशन क्या है, यानी कि कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्वियसली आप अगर सैटेलाइट में बैटरी डाल रहे हो, तो सबसे सस्ता नहीं लोगे। लेकिन सैटेलाइट में भी कई बार सस्ता यूज़ होता है। अगर वो सैटेलाइट का एक्सपेक्टेशन यानी कि लाइफ स्पैन बहुत कम है, जैसे कि अगर आप एक सैटेलाइट लेते हो जिसे आप जियो स्टेशनरी में डालोगे, अति बम बम भरपुष्ट हाईएस्ट क्वालिटी सेल आप डालोगे। वहीं पे आपका कॉलेज का ये है क्यूबसैट है जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, जो 1 साल के अंदर उतर जाएगा या बहुत हुआ तो 2 साल रहेगा, उसमें आप वो उतना खर्चा नहीं करोगे। तो यही समझिए, आपको चूज़ करना पड़ेगा। ऑपरेशनल कंडीशन दोनों का सेम स्पेस में है, लेकिन लाइफ स्पैन आपका अलग हो जाएगा। एक्चुअली लो अर्थ ऑर्बिट वाला ज़्यादा हार्श है क्योंकि वो आप ये समझिए डे नाइट कूलिंग साइकिल उसका ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब देखना पड़ता है। इसीलिए कि बस बैटरी पैक कैसे बनाते हैं, वो अलग-अलग के लिए अलग-अलग पढ़ाई होगी, अलग-अलग केमिस्ट्री चुना जाएगा, अलग-अलग तरीके से बनाया जाएगा, पूरा फचांग अलग होगा। अब बात करते हैं सेल सिलेक्शन, गाड़ी कहाँ से खुलती है, सेल सिलेक्शन। तो सेल समझ लिए कोर है। आप बैटरी के बारे में कभी नहीं बात करें, सेल के बारे में। जैसे मैं आपको बोलता हूँ 12 वोल्ट बैटरी, आपके दिमाग में जनरली लेड एसिड आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि लेड एसिड में सेल में 2 वोल्ट होता है, 6 सेल लीजिए 12 हो जाता है। ये सॉर्टेड है। आपको 24 वोल्ट बोलूँगा, समझ में आ जाएगा कि 2 बैटरी की बात कर रहे हैं कि एक बैटरी का सेट के अंदर 6 सेल्स होते हैं। ये सारा सॉर्टेड है। तो वैसे ही सेल एकदम फंडामेंटल लेवल पे है। और सेल में आप क्या देख रहे हो? कर्व। बाकी कोई चीज़ नहीं पढ़ाई की जाती। सेल में आप क्या देख रहे हो? भैया आपको कर्व चाहिए। आप मतलब अगर कोई सेल को बता ओह! मैंने सेल ले लिया, सेल का वोल्टेज इतना है, उसके हिसाब से करिए। उसे नहीं पता है बैटरी बैंक कैसे बनाते हैं। बैटरी बैंक बनाने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस लेवल तक का बैटरी बैकअप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सर ये बैटरी में ही पूरा चल रहा है, तो आप एकदम उसका लोएस्ट रखो। फिर देखोगे लोड कितना पड़ रहा है, यानी कि वो सेल है, ठीक है? एक सेल की बात हो रही है। वो सेल पे स आप पूरा लोड जो भी है, जैसे मान लीजिए 10 किलोवाट का लोड है, कितने सेल से आप डिवाइड कर रहे हो? एक सेल पे कितना झटका लग रहा है, या उल्टा आप चलोगे कि सर मेरा ये सेल है, ये इतना झटका बर्दाश्त कर रहा है। जैसे मान लीजिए सेल का रेटिंग है कि वो 10 एम्प का झटका बर्दाश्त कर सकता है 30 सेकंड के लिए। हर सेल में आप ढंग का, जैसे आप एलजी का लीजिए, सोनी का लीजिए, पैनासोनिक का लीजिए, सब में पेपर वर्क में लिखा रहता है कि कितना झटका ये बर्दाश्त कर सकता है और उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करो। और ऑब्वियसली अगर आपके पास बुद्धि है, उस झटके तक ठेलोगे नहीं। अगर आपको एलजी बोल रहा है सर हमारा सेल आपका 30 सेकंड तक 10 एम्प का झटका ले सकता है, आप कभी भी ऐसा बैटरी नहीं डिज़ाइन करोगे जो उतना पुश करे। आप डिज़ाइन करोगे, अगर अच्छे इंजीनियर हो, कि भैया 15 से ज़्यादा इसको नहीं पुश करना है, हम आधा रखते हैं। और आप चाहते हो कि बहुत लंबा लाइफ स्पैन मिले, तब बोलोगे भैया इसको हम 1 एम्प से ज़्यादा झटका नहीं देंगे। तो ये समझना है, ये सारे कर्व के स्टडीज़ में आते हैं। ये कर्व आपके पास होना चाहिए। हर लिथियम आयन का जो सेल मैन्युफैक्चरर है, किसी भी ब्रांड के लीजिए, चाहे चाइनीज़ ही लीजिए, मतलब एकदम वो सस्ता चाइनीज़ नहीं बोल रहे, जो ढंग के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक लंबा-चौड़ा पीडीएफ देते हैं हर सेल के पीछे। मैन्युफैक्चरर्स को, आप और हमें नहीं देंगे, खोजना पड़ेगा हम लोग को। लेकिन उसमें ये आपको कर्व्स मिलेंगे और इसकी स्टडी के बाद में आपका ब बैटरी बैंक बनता है। बिना इसके नहीं बनता है।
कि मतलब जैसे काफ़ी कॉमन हो कि अच्छा वोल्टेज है उससे मल्टीप्लाई कर दे, वैसे थोड़ी होता है। वोल्टेज कहाँ से आपको पता चल रहा है? बोलते हैं मैंने वोल्टेज देखा है, इसलिए क्या आपने कुछ नहीं देखा है। वोल्टेज 100% जब बैटरी है तो आप देख सकते हैं 3.6 वोल्ट है, लेकिन जैसे ही उस पे थोड़ा लोड पड़ेगा वो वोल्टेज गिर के 3.2 वोल्ट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे खत्म होने के पास आएगा तो आप कितना खत्म करना चाहते हैं? 0% तक ले जाना लाइफ स्पैन कम कर देगा। आप क्या चाहते हो? ये कुछ बार चले, चाइनीज माल है, कुछ बार चले तो ठीक है, आप बैटरी का वोल्टेज एकदम नीचे जाने दो। लेकिन आप चाहते हो लंबा चले, गाड़ी है, लोग मिसाइल मारने आ जाएंगे कि भैया ये 5 साल के अंदर ही बैटरी बैठ गया, तो आपको यहाँ तक बैटरी डिजाइन करना पड़ेगा कि सर लोएस्ट होने पे भी हम रेंज दे रहे हैं तो हमको वहां से काउंट कीजिए, यानी कि आपका 3.2 वोल्ट से काउंट कीजिए, ना कि 3.6। ये तो मैं छोटा अंतर बता रहा हूं। अब फिर यहाँ पे ये आपका हो गया 1C पे आपका लोड है सर, पर सेल पे झटका मैं दे रहा हूँ 2C का, तुरंत वोल्टेज सैग कर गया। देखिए 3.6 अभी भी फुल चार्ज पे 3.6 दिखा रहा है, जैसे ही लोड पड़ा 2C का वो ड्रॉप करके 3.2 से नीचे, अब वो जा रहा और नीचे ऑलमोस्ट 2.98 तक चला। आपने 3C का झटका मारा, जैसे ही आप 3C मारे वो 3 वोल्ट तो सीधे हो गया, सीधे स्टार्ट होते ही बैटरी आपका 3 तो इसका ये मतलब नहीं कि वो डिप्लीट हो गया है, लेकिन उसका वोल्टेज सैग किया। ये आपका पता होना चाहिए, आपका कंट्रोलर फ्रीक आउट नहीं करना चाहिए, आपका बीएमएस ट्रिप नहीं करना चाहिए। इसीलिए बस ऐसे हुलू पे नहीं चलते हैं, हमेशा ये कर्व की स्टडी की जाती है कि सर सेल का नॉमिनल वोल्टेज क्या है, अंडर लोड वोल्टेज क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने सेल खरीद लिया है, ठीक है, और सेल के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ठीक है यार सेल मान लीजिए कहता है कि हम 3C तक का झटका बर्दाश्त कर सकते हैं। आप डिजाइन करोगे ठीक है यार इसको 1.53 से फ्रेम करते हैं, जो आप लंबा लाइफ रखने वाला चीज करते हो, ठीक है 1C के हिसाब से, तो 1C का आप कर्व देखिएगा, फिर उसके हिसाब से थोड़ा कंजर्वेटिवली रखिएगा, ताकि आप बैटरी में थोड़ा सा हमेशा रूम देना चाहते हैं कि कभी भी उसको एकदम पुश नहीं करना चाहिए, हमेशा रूम देना है, तब ठीक है आप उसके हिसाब से आपको वोल्टेज कर मिल जाए। अब आप डिजाइन करोगे सर मेरे को बैटरी को इतना डिप्लीट करना है, इस डिप्लीशन के हिसाब से, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझिए 70% तक आप डिप्लीट कर रहे हो 3 वोल्ट के हिसाब से। अब 3 मल्टीप्लाइड बाय आपको या डिवाइडेड बाय जो आपका फाइनल वोल्टेज है, 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 48 वोल्ट। ये बिना कर्व के नहीं होता है। अगर आप बिना कर्व के बैटरी बैंक बनाने बैठ गए, आप बस हुलुलुलु पे हुलुलुलु कर रहे हैं, तो समझना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि बैटरी बैंक के लिए इंजीनियर्स क्यों लगते हैं, उनका काम यही होता है, वो कर्व कैलकुलेट करते हैं। सेल्स का मतलब कि जैसे आपको 5-6 ब्रांड मिल जाएंगे, सबका अलग अलग केमिस्ट्री रहता है, तो अलग अलग बिक क्यों रहा है, एक बेटर क्यों नहीं है। बात वही है कि जैसे अगर कोई ड्रिल के लिए बैटरी बना रहा है, उसमें वो कैपेसिटी नहीं देगा, उसमें वो एम्प देगा कि आप झटका बर्दाश्त कर सकोगे। जैसे सैमसंग के सेल्स का नाम है कि भैया बहुत जोर का झटका बर्दाश्त करते हैं, इट्स लाइक 10 एम्प का बर्दाश्त कर लेते हैं। वहीं पे आपका एलजी का सेल है कि भैया बहुत कैपेसिटी देते हैं, तो आप मान लीजिए लैपटॉप के लिए बना रहे हो तो आप एलजी के पीछे जाओगे, भैया एलजी देता है। बैटरी बैंक बना रहे हो एलजी को ले लो। फिर वहीं पे आपको जो जोर का झटका बहुत जोर से दे तो सैमसंग के पीछे जाओगे। और सोनी का भी अलग अलग कुछ है कि भैया वो मतलब ये उसका सैग वोल्टेज सैग जो है काफ़ी अच्छा ये रहता है, तो जहाँ पे रैंडम लोड है, आपको नहीं पता कि कभी लोड बहुत कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, वहाँ वो यूज़ कीजिए। तो ऐसे चुनना पड़ता है। और वोल्टेज कभी भी स्टैटिक नहीं होता, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है, लेड एसिड के कारण हम लोग करते हैं। लेकिन कभी भी, और लेड एसिड में भी ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप कह रहे हो 12 वोल्ट, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट का मतलब उसका कैटेगरी 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट का वो जो भी इन्वर्टर बनाएगा वो बता देगा सर 12 वोल्ट का मतलब है कि हम ऑलमोस्ट 14 वोल्ट तक चार्ज करेंगे इसको, और डिस्चार्ज हम तभी ये मतलब इसको डिस्चार्ज तब स्टॉप करेंगे जब वो लेट्स से 10 वोल्ट पे पहुंच जाता है। और लिथियम आयन के साथ भी यही होता है, आपको ये पूरा कर्व के हिसाब से आपका जो ड्राइवर सर्किट है उसे बनाना होता है। जैसे कि आप जाते हो दुकान में कि सर मेरे को ये टोटो है, टोटो के लिए जो आपका मोटर ड्राइवर है ये दे दो, तो वो आपको दे देगा 24 वोल्ट का या 48 वोल्ट का। तो वो 48 वोल्ट का होता नहीं है, वो लिखा रहेगा कि 48 वोल्ट, यानी वो उस कैटेगरी में, तो यानी कि अगर लेड एसिड की बात कर रहे हैं 4 बैटरी लगा लो, लिथियम आयन कर रहे हो तो आप अपना कर्व निकाल लो 48 के हिसाब से। लेकिन ऑब्वियसली उसका मतलब है, मान लीजिए आपने यहाँ पे वोल्टेज रखा था कि भैया लोड के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो अब तक वोल्टेज ऊपर ओवर वोल्टेज हो जाएगा, हाँ होगा। लेकिन इसीलिए हर मोटर ड्राइवर में रेंज रहता है कि वो इतना हाई वोल्टेज तक ले सकता है, इतना लो वोल्टेज तक वो संभाल सकता है। और ये आपका काम होता है कि आपकी बैटरी केमिस्ट्री उसके साथ मैच करे। तो इसीलिए वोल्टेज कभी स्टैटिक नहीं होता है कि सर 12 वोल्ट बोल दिया तो 12 वोल्ट निकल रहा, नहीं। आप पे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट है जहां पे वोल्टेज सेंसिटिव है कि आप हुलुलु नहीं कर सकते वोल्टेज पे, वोल्टेज अंडर वोल्ट नहीं होना है, तो आप बैटरी को ऐसा बनाओगे कि एकदम लोएस्ट में भी वो ओवर वोल्ट रहे, फिर उसे आप स्टेप डाउन कर दोगे, ताकि भैया कुछ भी हो, मतलब बैटरी में आपका लोड आया, वो बैटरी से ओवर वोल्टेज चल रहा था, वो स्टेप डाउन कन्वर्टर से गया, जैसे आपका लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर हो, लो वोल्टेज ड्रॉप आउट रेगुलेटर हो, या मतलब बक कन्वर्टर हो, वो लो डाउन कर दिया, उसके बाद दे रहा है। बैटरी आपका घटते जा रहा है वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी घटते जा रहा है, घट जाए, जब बैटरी खत्म होने पे तब वो ट्रिप करेगा सर अब हम नहीं दे सकते। और ऐसे आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। और जनरली इसीलिए सर्किटरी में काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ती है कि ठीक है हम जो VFD आप देखते हो वो वही लॉजिक है उसका। तो वोल्टेज स्टैटिक नहीं होता, ये कॉफी कॉमन मिस्टेक है 12 वोल्ट है 12 वोल्ट, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको कर्व के हिसाब से लगाना पड़ेगा।
और उसके बाद एम्प आवर जो है वो टोटल कैपेसिटी होती है और ये हमेशा बदलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि अगर आप एम्प आवर लेते हैं तो आप कितना झटका दे रहे हो उस पे उसकी कैपेसिटी घट जाएगी। यानी कि जनरली अगर अच्छा मैन्युफैक्चर है वो आपको जो भी एम्प रेटिंग दिया है जैसे 28 मिली एम्प 2800 मिली एम्प आवर लिख दिया है तो उसका मतलब है जैसे 2.5 एम्प। तो उसका क्या मतलब है? वो है कि अगर आप 1 सी पे डिस्चार्ज करते हैं सब चीज़ सही होने पे, टेम्परेचर लिखा होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, 1 सी पे 25 डिग्री सेल्सियस पे आप डिस्चार्ज करेंगे तो ये 2800 मिली एम्प आपको दे देना चाहिए। नहीं दे रहा है तो सेल गड़बड़ है। तो क्या होगा अगर आप उसे 2 सी करें? मान लीजिए सेल रेटेड है 2 सी या 5 सी पे भी, क्या होगा अगर आप वैसे डिस्चार्ज करें? कैपेसिटी घट जाएगी। वो सपोर्ट करेगा, खराब नहीं होगा, बूम भी नहीं करेगा, डैमेज नहीं होगा, लेकिन कैपेसिटी घट जाएगा। ऐसा क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। हर सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए ये सारे कर्व को स्टडी करना पड़ता है। आपको हिसाब बनाने टाइम ऐसा करना है कि उस कर्व में अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भैया मेरा लोड है, जैसे बोले ड्रिल बैटरी बनाया जाता है कि क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ड्रिल चलाते रहेंगे। ड्रिल को कोई किसी का आदत नहीं है, सर मैंने ड्रिल लिया चालू कर दिया 4 घंटा तक चालू है। ऑब्वियसली होगा 4 घंटा वो काम करेगा लेकिन होगा रर। तो उस सब सिनेरियो में ये कर्व हैंडल हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आपका कुछ ऐसा है कि भैया लैपटॉप है उसमें काम कर रहा है, आपका अगर बैटरी 2 सी पे उस टाइम चल रहा था, लोग तुरंत देंगे आप पे मिसाइल मारने आ जाएंगे। सर आपने कहा 100 वाट आवर की बैटरी है और इसको हम चला रहे हैं और मेरा कंप्यूटर का पूरा टेस्टिंग कर रहे हैं कि भैया कितना पावर जा रहा है, तो 50 वाट में ही खत्म हो जा रहा है। बात वही है कि आपने 2 सी का लोड दे दिया। एम्प पावर पे भी फर्क पड़ता है, वोल्टेज सैक पे भी, और कितनी कैपेसिटी, मतलब टंकी छोटा होने लगता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम का साइड इफेक्ट है कि टंकी छोटा, मतलब बेसिकली समझिए जैसे आपका जनरेटर बहुत तेजी से आप लोड डालने लगेंगे, उस पर आरपीएम बहुत बढ़ेगा तो वो ज़्यादा तेल खाने लगता है, ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, इनइफिशियंट हो जाता है। बैटरी के साथ भी वही है। तो आपको मैच करना है केमिस्ट्री के हिसाब से। अब वही समझिए हर केमिस्ट्री और ज्योमेट्री, सिलेंडर सेल अलग तरीके से बिहेव करता है, पाउच सेल जो होता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है। ये सब डिफाइन, और सर्ज कैपेसिटी, जोर का झटका कितना जोर से दे रहे हैं वो अच्छे से मैनेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो बैटरी बूम गिर जाएगा। तो ये, और सी रेटिंग आप लोग हर जगह सुनते हैं, सी रेटिंग है, 4 सी है, 5 सी है। क्या मतलब है? सी बेसिकली एक्स है मल्टीप्लाइड बाय जो सी रेटिंग है। यानी कि अगर लिखा है 10 सी तो आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय सी, तो सी क्या है? सी कैपेसिटी है बैटरी की। बैटरी का 1 सी का डिस्चार्ज अगर मतलब यानी कि जो उसका रेटिंग है 1 घंटे में, तो वो लिखा रहेगा बैटरी बॉक्स में लिखा, जैसे 10 एम्प पावर की बैटरी है तो यानी 10 मल्टीप्लाइड बाय, अगर उसकी एक्स रेटिंग 2 है तो यानी कि वो 20 एम्प का झटका आराम से ले और दे सकता है। जनरली देने के बारे में लिखा जाता है सी डिस्चार्ज रेटिंग है। चार्जिंग करंट अलग होता है, हर केमिस्ट्री में उतना अंतर नहीं होता, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि लिथियम आयन बैटरी के साथ ये है कि भैया 0 to 80% 20 मिनट में चार्ज कर देते हैं, लेकिन फुल करने के लिए 1 घंटा से ज़्यादा लगता है। कारण वही है कि उसका मतलब जब वोल्टेज चार्ज करे तो ये कर्व उल्टा आता है। यहाँ से वोल्टेज चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं, बम बम एनर्जी दीजिए यहाँ तक ठीक से। जैसे वोल्टेज यहाँ पहुँचने लगता है कि 3.4 के आसपास वो ओवरहीट होने वाला सिचुएशन है, तो वहाँ पे आपको करंट घटाना पड़ता है कि भैया रुक जाओ नहीं तो फट सकता है। तो इसीलिए आपका 0 to 80% फटाक से चार्ज हो जाएगा, क्योंकि वो इस फ्लैट एरिया में दबा के बिजली डाली है। लेकिन जैसे यहाँ से ऊपर जाने लगता है फुल चार्ज की तरफ, तो बोलता है सर वोल्टेज वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। तो ये सारा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी रेटिंग उसी लिए दिया जाता है हर सेल में, अलग अलग सेल का अलग अलग सी रेटिंग होता है। और वो कोई अच्छा नहीं है कोई खराब नहीं है, वो आपका डिमांड पे है। बोले ना आपको ड्रिल का बैटरी बनाना है तो आपको कैपेसिटी के पीछे नहीं भागना, आपको देना कि जोर का झटका जोर से बर्दाश्त कर सके। वहीं आपको लैपटॉप चाहिए नहीं सर लंबा बर्दाश्त कर सके, वो आप पे डिसाइड करना है। एम्प पावर, और वो एकदम समझना बहुत जरूरी है कि सी रेटिंग मान ली लिखा भी है 10 सी, तो उसका ग्राफ देखिए वो बस ये होगा कि 10 सी वो थोड़ा सा कम गिरेगा कंपेयर टू जो एक अनऑप्टिमाइज सेल है। अनऑप्टिमाइज सेल भी बर्दाश्त कर लेगा 10 सी का झटका 1-2 बार, लेकिन उसमें कैपेसिटी बहुत घटेगा होता। फिर अब आपको बैलेंस करना है, जैसे गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो बैलेंस आपको 2 चीज़ करना होता है, सेफ्टी वर्सेस कैपेसिटी। यानी कि आप मोबाइल फ़ोन बात कर रहे हैं तो निकल मैंगनीज ऑक्साइड का काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? उसमें कैपेसिटी बहुत रहता है, यानी कि आपका फ़ोन जो पॉकेट में अटेगा उसमें बैटरी लाइफ रहेगा। तो सब वो सेफ़ है? नहीं। सेफ कौन सा है? जैसे उससे थोड़ा सेफ है आपका लिथियम आयरन फॉस्फेट, तो वो क्यों नहीं यूज़ करते? जहाँ आपके फ़ोन में मान लीजिए 4000 मिली एम्प पावर की बैटरी है, वहाँ पे वो 2000 हो जाएगा। और उससे भी सेफ बैटरी आती है जिसमें आग लगता ही नहीं है, वो लिटरली आप जलाइएगा लकड़ी की तरह जलेगा, वो उसमें आग नहीं लगता है, वो लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड है। प्रॉब्लम है कि वो उसमें और कम कैपेसिटी है, मतलब आपका सेम साइज़ में वो 1 एम्प पावर देगा कंपेयर टू आपका जहाँ 5 एम्प पावर आप लेके चल रहे हैं।
तो ये दोनों के बीच में बैलेंस करना रहता है। बीच में मतलब गाड़ी जब शुरू हुई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबको पता था, सब लोग शांति से लिथियम आयरन फॉस्फेट थे कि सेफ्टी के पीछे भाग रहे थे। फिर सबको ना मेरा रेंज बड़ा है, तो वो बड़ा रेंज के पीछे सब लोग भागने लगे लिथियम मैग्नीज ऑक्साइड सब में, जो कि जलता है, जोर से जलता है। तब लगा ए भैया एक बार गाड़ी में आग लगा, जितना आपका मार्केटिंग का प्रॉफिट हुआ था लॉन्ग रेंज से सब बर्बाद हो जाता है। सब लोग वापस धीरे धीरे लिथियम आयरन फॉस्फेट में आ रहे हैं कि सर आ जाओ लाइन पे, गाड़ी टिका रहना जरूरी है। और गाड़ी में हम लोग बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बाद सीखे कि पेट्रोल में आग कैसे नहीं लगाएं, तो फिर से आग लगाने का एक्सपीरियंस नहीं देना चाहते लोग को, तो वहां पे आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन अभी भी आप किसी के मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर के पास जाइए, सर ना हम लिथियम आयरन फॉस्फेट आपको देंगे, वो बोले देखो 10 दरवाजा है, निकल लो। सब आप जो बात बोल रहे हो एकदम फैक्चुअली सही है, लेकिन वो सूट नहीं करेगा। इसीलिए आपका पावर बैंक्स में भी लिथियम आयरन फॉस्फेट नहीं होता। लेकिन वहीं पे आप पावर बैंक ऐसा लेते हैं जो गाड़ी स्टार्टर का पावर बैंक्स आते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो झटका बर्दाश्त बहुत अच्छा करता है। वो तो वही 100 एम्प 200 एम्प का झटका चाहिए आपको गाड़ी का स्टार्टर मोटर के लिए, वो तो कैसे दे देता है, क्योंकि उसकी केमिस्ट्री उसके लिए बनी है। वो जोर का झटका जोर से बर्दाश्त करता है। तो सेफ्टी और कैपेसिटी दोनों बैलेंस करना है। सेल मैन्युफैक्चरिंग, ये समझिए सेल मैचिंग, मतलब कि सेल मैचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आप लंबा रखना चाहते हैं कि सर ये हमने लिया है बैटरी बैंक और इसको हम वारंटी देना चाहते हैं कि 15 साल तक कुछ नहीं हो, क्या ऐसा हो सकता है? आराम से हो सकता है। तो हर कोई क्यों नहीं करता है? खर्चा होता है। दूसरा ये होता है कि आपको मैच करना पड़ेगा सेल, यानी कि जैसे मान लीजिए सेल्स जो सैटेलाइट्स के लिए दिए जाते हैं, हाई क्वालिटी सैटेलाइट्स, वो लोअर ऑर्बिट वाला नहीं, क्यूब साइट की नहीं बात कर रहे, ढंग के, कि मिलिट्री सैटेलाइट रख के 5 साल से पहले इसको नहीं बोलना है, 5 साल से पहले बोला मिलिट्री आपको बोलने आ जाएगा। तो वो सब में सेल खरीदेंगे किसी भी मैन्युफैक्चर, जैसे सोनी हो, एलजी हो, पैनासोनिक हो, किसी से भी वो खरीद लेंगे। खरीदने के बाद उस सब की टेस्टिंग की जाएगी, सबका ये ग्राफ निकाला जाएगा, और जितने सेल्स के ग्राफ मैच कर रहे हैं सारा सेल को एक साथ रखा जाएगा। और हमेशा हर का ग्राफ में डिफरेंस होगा ही। आपको बस एकदम क्लोजली मैचिंग, जैसे मान लीजिए आपको 20 सेल की जरूरत है, तो 20 क्लोजेस्ट मैचिंग सेल आप खरीदोगे। 40 सेल खरीदोगे या बहुत हाई प्रायोरिटी मिशन है 100 सेल खरीदोगे, 100 सेल की टेस्टिंग करोगे, उसमें पाओगे कि भैया बेस्ट 20 कौन जो मैच कर रहा है, वो लगाएंगे। फिर उसमें आप बैलेंसर सर्किट लगाएंगे, बीएमएस लगाएंगे, ताकि वो और एफिशिएंट, तब वो आप गारंटी दे सो सर ये बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन वहीं पे आप ऐसा करोगे कोई भी 2-3 सेल ले लो, नहीं चल पाएगा ज़्यादा। तो सेल मैचिंग करना पड़ता है। इसीलिए जो इंडिया में 2-3 कंपनी आई है जो कह रही है कि हम 15 साल का वारंटी देंगे। आप कैसे जान सकते हो कि वो दे सकते हैं? वो मैच कर रहे हैं सेल को, यानी कि हर सेल को ले रहे हैं, उसे टेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसका ग्राफ निकाला जा रहा है हाई क्वालिटी से, मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट से, ढंग की टेस्टिंग से, अलग अलग टेम्परेचर पे वो सब करके, ताकि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस का ग्राफ निकल जाए। वो डेटा अगर आप लेते हो और सही से सेल मैच करा, तो सर ये ग्राफ इसे, मतलब सबका एक दूसरे से मैच करना चाहिए। जो बॉक्स आप बना रहे हो उसके अंदर मैचिंग अगर है सारा, बहुत लंबा चलेगा। अनमैच्ड है, मतलब देखिए परफेक्टली मैच तो नहीं हुआ, लेकिन आप होता है मैचिंग 98% मैच है वर्सेस 92% मैच है। 92% वाला मैच बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, 98% वाला बहुत देर चलेगा। तो वही सेल मैचिंग करना होता है ताकि आपको लंबी लाइफ मिल सके। इंटरनल रेजिस्टेंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सिर्फ एक चीज से नहीं निकाल सकते। हर टेम्परेचर पे, हर करंट लोडिंग में, यानी कि सी लोडिंग आपका 1C 2C या जो भी आपका एक्सपेक्टेड है उतना सी पे वो कैसे हो रहा है, उससे आपको पूरा ग्राफ निकालना पड़ेगा। फिर हाँ सर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, कौन कौन सा बेस्ट मैचिंग है उसे एक ग्रुप कर दो। तो सेल मैचिंग चाहिए, तब आपको लॉन्ग लाइफ मिलेगा। और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस से दूसरा एक अंतर पड़ता है कि वर्स्ट के सिनेरियो में कितना झटका बर्दाश्त कर सकता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट वो कितना हैंडल कर सकता है। जनरली आप बीएमएस उससे बहुत नीचे लगाना चाहो, जैसे मान लीजिए मैक्सिमम बैटरी का शॉर्ट सर्किट है 400 एम्प का झटका वो ले सकता है। कभी ऑब्वियसली आप उतना नहीं पुश करोगे, आप कभी नहीं उसको वहां तक ले जाओगे। आप ले जाओगे सर 400 का ये झटका बर्दाश्त कर सकता है ना, हम इसे 200 के अंदर रखेंगे। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये हुआ सेल सिलेक्शन। इसलिए कोई हम ना बैटरी ले लेंगे, वैसे नहीं होता है सर, वैसे नहीं होता। मैथ करना पड़ता है, ग्राफ पढ़ना पड़ता है। अब बात करते हैं कैसे सेल्स लगाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा बात आता है जो आप लोग सुने होंगे, सीरीज पैरेलल। आपको अभी के टाइम में जनरली कोई भी गाड़ी को खोल दीजिएगा, उसमें समझ में नहीं आएगा सिर्फ सीरीज में है कि पैरेलल में, दोनों मिक्स मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं सीरीज पैरेलल। तो वोल्टेज जो है वो एकदम सिंपल है, वो सेल के नंबर से आता है। जैसे कि आप बोले ना कि आपको 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, आपको 6 सेल लगेगा। सेल बड़ा हो सकता है, सेल छोटा हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 सेल लगना ही है, तभी आपको 12 वोल्ट मिलेगा। तो ये सेम लिथियम में भी वही है, ये हर केमिस्ट्री का डिफॉल्ट फिक्स है। फर्क नहीं पड़ता आप लिथियम की बात कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता सोडियम की बात कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता आप हुलुलुलु की बात कर रहे हैं, वो हर में सेम होगा। सेल की कैपेसिटी साइज से बदलता है, वोल्टेज नहीं बदलता है। यानी कि 18650 अभी भी ये 3.2 वोल्ट का है, 2170 अभी भी ये 3.2 वोल्ट का है, 4680 अभी भी ये 3.2 वोल्ट का है। ये सारे 3.2 वोल्ट रहेंगे, मतलब अंडर लोड।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। साइज़ देख के वोल्टेज नहीं बदलता है, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल, अगर आप क्लास 8 पास किए हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो वोल्टेज जो है नॉमिनल लोड पे जो है, और उसको आप मल्टीप्लाई करोगे जिस डिजायर्ड वोल्टेज, जैसे कि मेरा आपका बोल रहा है कि सर अंडर लोड हमको आप 48 वोल्ट दे दो तो हम मोटर को बम बम चलाएंगे, तो आप उसको ले लोगे जो भी आपका अंडर लोड है, जैसे 3.2 वोल्ट है सबके लिए, डिवाइडेड बाय 48, आपको मिल जाएगा कितना सेल चाहिए। एक सेल उसमें आप ज़्यादा लगा दो थोड़ा सा सेफ्टी के लिए, तो वो आपको दे देगा सेल काउंट, यानी कि सीरीज का नंबर आपके पास आ जाएगा। फिर आता है कितना सेल पैरेलल करेंगे। यहाँ पे बस चॉइस है कि बड़ा सेल अगर आप लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे यूरोपियन मैन्युफैक्चर बड़ा सेल लेते हैं, ये पहले सब यही यूज होता है, लिथियम आयरन फॉस्फेट के टाइम में यही यूज होता है, पीला पीला कलर का बड़ा बड़ा सेट पैक यूज होता है, तो ये सब प्रिज्मेटिक सेल्स कहते हैं। तो ये सिंपल होता है लेकिन वनरेबल होता है, यानी कि अगर एक सेल खराब हुआ इसमें, ठीक है, मान लीजिए आपने सेल पे फ्यूज लगाया हुआ था, वो फ्यूज बोल गया, आपका बैटरी पैक बोल जाएगा, सर कोई काम का नहीं, बैटरी गया खत्म। तो मतलब उसे सर्विस कीजिए, अब गाड़ी के केस में तो पूरा गाड़ी ब्रिक कर जाता है। तो वो उसका फायदा और नुकसान दोनों है। सिंपल होता है, मतलब बनाने में कम खर्चा होता है, वायरिंग में कम खर्चा होता है, बैटरी मैनेजमेंट पे फचांग कम होता है, लेकिन वनरेबल होता है, यानी कि कितना टॉलरेंस है उसमें फॉल्ट का वो बहुत कम होता है। यानी कि इसके केस में मे भी ऐसा होगा कि एक सेल ये होता है डिस्कनेक्ट होता है, अब बच जाओगे, दो सेल डिस्कनेक्ट होता है, सिस्टम बोल जाएगा। ये बड़े सेल का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, उसका बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन हम एक सिंपल बता रहे हैं। फिर दूसरा हो गया स्मॉल सेल, आपको रिडंडेंट मिलता है, कि जैसे कि ये है टेस्ला का जो पुराना डिजाइन का था, उसमें ये 74 पैरेलल है, 6 सेल है, यानी कि एक जो बक्सा है वो 6 सेल है। तो बोलेंगे सेल तो ज़्यादा नहीं है, बात ये वो ज़्यादा वोल्टेज नहीं कर रहे थे, ऐसे खूब सारे रखे थे, लेकिन चूंकि 74 पैरेलल रखे तो कैपेसिटी बम बम है। और इसका ये फायदा है, चूंकि ये सारे जो आप प्लेट देख रहे हैं वो मेन करंट कंडक्टर है, और उससे एक छोटा वायर जो मतलब एकदम करंट लिमिटिंग फ्यूज है, उसे ये स्पॉट वेल्डर किए होते हैं, यानी कि कोई भी कारण से एक सेल से बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ हुआ या उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक से नहीं बीव किया, वो शॉर्ट कर गया, ठीक है, क्या होगा, वो तार से ज़्यादा करंट भेजने की कोशिश करेगा, तार मेल्ट कर जाएगा, डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये ब्रिक होगा नहीं, 74 है, यानी कि 73 सेल्स बचे रहेंगे संभालने के लिए। तो ये आपको रिडंडेंट देता है कि सर 4-5 सेल उड़ देगा तो भी हम संभाल लेंगे, लेकिन वो फचांग बहुत होता है, आप देख सकते हो, बहुत मतलब स्पॉट वेल्डिंग करनी पड़ती है हर सेल पे। आप सोच लो कि ये 74 इंटू 6 है एक बॉक्स में, और ऐसे 12-13 बॉक्स लगते हैं एक टेस्ला कार में, बहुत फचांग है। और ये इनका कूलिंग सिस्टम है, तो फचांग बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए कि ये क्यों नहीं वो क्यों नहीं, ये हमेशा बैलेंस होता है, इंजीनियरिंग में हमेशा बैलेंस पे भागा जाता है, ये नहीं होता ये सही है ये गलत है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या सूट कर रहा है। और जैसे कि टेस्ला जो है, टेस्ला एक बहुत स्मार्ट गैम्बल किया था, बहुत शुरू की बात कर रहे हैं, कि सब लोग प्रिज्मेटिक के पीछे भाग रहे थे, लेकिन प्रिज्मेटिक बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा, जिस टाइम मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ये अर्ली 2005 की बात हो रही है। तो निकला टेस्ला बोल रहा हूँ, इलॉन मस्क का था कि लैपटॉप बैटरी यानी कि 18650 मास प्रोड्यूस हो रहा है, ये मास प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, अच्छा है लेकिन मास प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये मास प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इसका मैं कई करोड़ पीस ऑर्डर दे सकता हूँ और मिल जाएगा। और पैनासोनिक ही था सप्लायर, तो उन्होंने बोला ये दे दो, इसीलिए उनका ये फिलॉसफी बहुत चले हैं काफी टाइम तक, कि सर यही सेल ले लेते हैं ना, क्योंकि हम मास मतलब फोन उठाएंगे, लोग ऑर्डर दे देंगे, इसके लिए फोन उठाएंगे सर, पहली बात 2 ही 3 कंपनी जो बनाती है, और उसके लिए ऑर्डर के लिए वो बोलते हैं सर हमको कम से कम 600-700 हज़ार करोड़ दो, और मजाक भी नहीं कर रहा, उतना बिल आता है प्लांट लगाने का। तो इसीलिए ये लोग कूदे थे चीज़ें। फिर अब चूंकि इनका खुद का इतना वॉल्यूम हो गया, तो बोले थोड़ा सा बढ़ाओ, तो आ गए वो 2170 पे। फिर और बड़ी मैन्युफैक्चर हो गए, तो बोले कि थोड़ा और बढ़ाओ, तो 4680 तक पहुंच गए, ये अभी सबसे बड़ा टेस्ला का है। तो यही दोनों के बीच में आपको बैलेंस करना है। स्मॉल सेल आपको मतलब ये समझ लीजिए रिडंडेंट देता है, कि 1-2 सेल उड़ने से आपका पूरा पैक नहीं बोल जाएगा, लेकिन मेसी बहुत हो जाता है, और उसका और भी बहुत सारा साइड इफेक्ट है, लेकिन वो एक सिंपल समझने के लिए। और लोड बेस आपको मैनेज करना है कि सर आपका लोड कितना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहोगे कि ज़्यादा वायरिंग वायरिंग में नहीं फचांग पड़े, ठीक है, आप मैन्युफैक्चरिंग की नज़र से देखो सर यही बेटर है, ज़्यादा फचांग नहीं करना है। और मान लीजिए आपका आप बैटरी बॉक्स बनाते हो जो 12 वोल्ट का है, ठीक है, सोलर के लिए आप बनाना चाह रहे हो, बैटरी 12 वोल्ट का है, उसमें 6 आप डाल दे रहे हो, 5 4 में ही काम हो जाएगा, बट ठीक है चलिए आपने 4 डाल दिया, और मान लीजिए क्या होगा सर, इटो फ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, आप बैटरी बदल दोगे। आप मैथ लगाओगे कि सर क्या होगा, कि अगर एक सेल फ्यूज करता है, उस बैटरी बॉक्स को बदलने का मेरे को कितना खर्चा करेगा, वर्सेस मैं ज़्यादा वायरिंग करूँ, ज़्यादा बड़ा फचांग बनाऊँ जिसमें 2-2 सेल रहे, उसमें एक सेल उड़े, कैपेसिटी तो अभी भी डाउन हो गया, लेकिन वो जिंदा रहेगा। अब वो आपको बैलेंस करना है, वो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जाएगा, जहां पे लोग बैठ के मैथमेटिक्स करेंगे। आप लोग सुनते हैं ना अकाउंटेंट करते क्या, वो उनका काम होता है, इंजीनियर्स उनका सिर खाते हैं, ये देखो ये 5-6 वेरिएबल दे रहा हूँ, ये उनका कॉस्ट आ रहा है, अब तुम हिसाब लगाओ कि कंपनी के लिए कौन प्रॉफिटेबल है।
तो वही समझिए कि ये आपको बैलेंस करना है। फिर लाइफ स्पैन, यानी कुछ-कुछ केसेस में सीधा बोला जाएगा, देखो बड़ा सेल दो। बड़ा सेल कम लोडिंग में चलता है, यानी कि ये सेल 100 एम्प का झटका बर्दाश्त कर सकता है। आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है 20 एम्प का झटका। ये आधा ज़िंदगी बीत जाएगा, इसको पता भी नहीं चलेगा भैया हम ये यूज़ कर रहे हो कि नहीं, कि बस हुलुल-हुलुल कर रहे हो। तो बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, भैया लंबा है, आज मैंने ले लिया, चलेगा, लंबा चलेगा। इसीलिए सोलर समय भी वही यूज़ होता है, बड़ा, लंबा। ये सब ठीक है, लेकिन उतना लंबा नहीं चलेगा। तो वो आप डिसाइड करो कि लाइफ स्पैन कितना है। आपको देना है गाड़ी में कि सर गाड़ी में 10 साल के बाद लोग खुद ही छोड़ देते हैं, 10 साल का लाइफ। तो वहीं पे आप सोलर बैटरी, सर इसको लोग 10 तो 20 में तो याद करेंगे कि सर हमने कुछ लगाया था, पैनल बदलते 25 में, तो कोशिश कीजिए कि सर उतना तक खींचें, तो आप वो उसके पीछे भागोगे। फिर असेंबली बनाने का कितना खर्चा लगता है, ये तीनों को आप लोगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग और वाटर प्रूफिंग। बैटरी है, हाई वोल्टेज डीसी हो जाता है, जब इतने सारे बैटरी की बात कर रहे हैं, बहुत हाई वोल्टेज तक आप जा सकते हैं। जैसे गाड़ी के केस में 400 वोल्ट, 800 वोल्ट, 1500 वोल्ट, वो सब वोल्टेज बहुत खतरनाक है। तो वहां पे वाटर प्रूफिंग में अगर थोड़ा सा भी उफ हुआ तो ब्यूम हो जाएगा। तो यही सीरीज पैरेलल का देखना, और प्लस आपको कूलिंग का भी ध्यान देना है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट का। आपने सेल सेलेक्ट कर लिया था, सेल केमिस्ट्री आपने वो कर लिया, फिर आपने सीरीज पैरेलल का कैलकुलेशन कर लिया। अब आता है मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज में ये समझिए, पैरेलल सेल का एक फायदा होता है कि अगर आप सारे सेल को लेते हैं, उसको प्लस माइनस जोड़ देते हैं, और सेल खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। ये दूसरा कारण है कि इलॉन मस्क को वो चूज किया था कि भैया 70 सेल्स को आप रख दे रहे हो, कैसे बैलेंस करोगे। पैरेलल में होने में सब बैलेंस हो जाता है, ये बेनिफिट है। सीरीज वाले को आपको बैलेंस करना होता है। सीरीज में क्योंकि वोल्टेज है वो अनबैलेंस हो जाएगा। तो ये ज़रूरत होता है कि अगर आप लंबा लाइफ चाहते हैं कि बार बार वो ट्रिप नहीं करें, कहने को उसमें 100 किलोवाट का पावर है लेकिन वो ट्रिप कर जा रहा है 30 किलोवाट में, आप बोलो भैया क्या हो रहा है। वो वही है कि अनबैलेंस हो रहा है सेल, और बीएमएस ट्रिप कर रहा है सेफ्टी के लिए। तो इसी को बैलेंस करने के लिए दो चीज लगता है, ये बैलेंसिंग सर्किट और दूसरा मैनेजमेंट। और बीएमएस जो आप सुनते हो ना, बीएमएस का जो सर्किट अमेजोन पे देखते हैं, वो बीएमएस सिर्फ प्रोटेक्शन है, वो सेफ गार्ड है, वो मैनेज नहीं करता है कुछ। वो सिर्फ कि गड़बड़ हो रहा है वो रोक दे रहा है। वो जैसे समझिए गार्ड है कि अरे गड़बड़ हो रहा है रोक दो, वो बैलेंस नहीं कर रहा, वो टीचर नहीं है, बस गार्ड कर रहा है। उसका सिर्फ दो काम होता है, ओवर या अंडर होने पे रोक दो। क्या चीज को, करंट और वोल्टेज। और वोल्टेज वो पर सेल का मैनेज करता है, यानी कि जितना भी आपका सेल है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 70, वो सारे को गिनेगा और सबका देखेगा सर आपका सही है कि नहीं। हर एक सेल का, हर एक सेल को वो नापता है। सेल सही है तभी तक वो बीएमएस सिग्नल देगा कि ऑल गो। जहां पे भी एक सेल, जैसे मान लीजिए एक सेल अंडर वोल्ट हो जा रहा है, वो तुरंत काट देगा। वो किसी भी हालत में किसी भी सेल को ओवर या अंडर नहीं होने देगा, वोल्टेज के केस में, एम्प्स के केस में भी। और जो वो पैक्स आप देखें, पैक्स में ये फायदा होता है कि बीएमएस उस पैक पे लगाया जाता है। वो पैक सिर्फ उतना ही वोल्टेज उतना ही एम्प्स को वो मैनेज कर रहा है। ऐसे खूब सारे बड़े हैं, तो बड़ा बीएमएस को सब दिमाग नहीं लगाना, बड़ा बीएमएस को सर ये छोटे छोटे सेल्स हैं उसके लिए। तो बीएमएस का काम होता है प्रोटेक्शन का। वो प्रोटेक्ट करता है कि किसी को अंडर वोल्टेज नहीं होने दो, किसी को कुक नहीं करने दो। मतलब कि आप चार्ज कर रहे हो, किसी की कैपेसिटी घट गई है, वो ओवर चार्ज होने लग रहा है, वो ओवर हीट होने लगा, वो ना होने दे। बीएमएस का ये काम होता है। वो वोल्टेज को मैनेज करता है कि सर ये वोल्टेज ज्यादा, करंट को मैनेज करता है कि सर आप ज्यादा ड्रॉ कर रहे हो या ज्यादा ठूस रहे हो, वो काट देगा। तो ये ओवर या अंडर वोल्टेज और करंट में करता है। ठीक है, ये उसका बीएमएस का काम है। बीएमएस के ऊपर एक चीज लगाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसर। वो इस तरह का लगता है, मैंने वीडियो बनाया हुआ डिटेल। तो बैलेंसर का काम ये होता है ना कि जब भी आप बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे सीरीज में, पाइएगा कि सबका वोल्टेज अलग अलग है। मतलब कि कुछ थोड़ा सा ही डिस्चार्ज हुआ है, कुछ बहुत डिस्चार्ज हो गया है, कुछ बहुत जल्दी ये हो जा रहा है, लो वोल्टेज कर रहा है। यहाँ पे बैलेंसर यानी इस तरह के सर्किट का काम रहता है, वो जिसमें ज़्यादा एनर्जी है उससे निकाल के कमज़ोर सेल को दे देता है। बोले ऐसा वो क्यों कर रहा है, ऐसा कर रहा है ताकि सबका कैपेसिटी रहे, बीएमएस ट्रिप ना करे, और जो कमजोर सेल है वो बोल ना जाए। क्योंकि अगर आप चलाने लगे, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज का रेंज रहता है, आप चला सकते हो एक दो सेल को अंडर वोल्ट करके, वो सेल खराब हो जाएगा, आग भी पकड़ सकता है और ट्रिप भी कर सकता है। तो इसीलिए बीएमएस सेफ्टी जरूरी है और मैनेजमेंट जरूरी है, ताकि उससे पूरा जान निकाल सके। जैसे उसका 100 किलोवाट का कैपेसिटी है ऑन पेपर, तो एटलीस्ट 90 तक तो निकाल सकें, और वो भी काफी टाइम तक। तो सिर्फ बैलेंसर, जैसे काफी सारे यूट्यूब में जो बना देते हैं, बैलेंसर डालते ही नहीं है, सिर्फ बीएमएस, और बीएमएस लगा दिया काम खत्म। अरे बीएमएस सिर्फ सेफ्टी है, और कुछ दिन के अंदर वो ड्रिफ्ट कर जाएगा। तो बैलेंसिंग चाहिए होता है, और ये अलग सर्किटरी होता है।
और ये सब टेलर मेड आपको बनाना है आपका वोल्टेज और करंट के हिसाब से। जैसे आप बीएमएस देख लेते हैं कि काफ़ी जगह पे आपको बीएमएस का 400 एम्प का बीएमएस है, ठीक है, उसका मतलब कि 400 का झटका वो ले सकता है। आपने सेल का ग्राफ कर्व नहीं देखा है, सेल पे 400 एम्प्स का अगर आप झटका डाल रहे हो, पर सेल में आपका डिवाइड कर लीजिए कितना जा रहा है, और आ रहा है पर सेल आपका 10C से ऊपर चला जा रहा है, आपका सेल 8C के लिए बना है, और सेल फट जाएगा, बीएमएस नहीं बचा पाएगा क्योंकि आपने मैच नहीं किया था। ये टेलर मेड होता है, यानी आपको चुनना पड़ता है कितने सेल्स हैं, तो उसके हिसाब से सर कितने चैनल का आपको बैलेंसर चाहिए और कितना करंट है वो डिसाइड करना होगा। करंट हमेशा बीएमएस का पहले ट्रिप करना चाहिए कंपेयर टू सेल। बीएमएस किसी भी हालत में एक सेल पे 10 एम्प का झटका नहीं पड़ने देना चाहिए। बीएमएस हमेशा 10 का झटका तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो हम तुम पे, अगर आप बहुत टाइट चल रहे हो तो 8 एम्प का झटका देंगे, कंजर्वेटिव चल रहे हो तो भैया 5 एम्प का झटका देंगे, उससे ज़्यादा का झटका हम पड़ने ही नहीं देंगे। वो बीएमएस का काम होता है। बैलेंसर का काम होता है भैया तुम सब लोग का जो वोल्टेज है उसको हम एवरेज करते रहेंगे ताकि तुम लोग लंबा चल सको, और जो तगड़ा सेल है वो अपना लोड दूसरों को दे पाएगा ताकि जो कमजोर सेल है वो अंडर वोल्ट होकर ट्रिप ना करने लगे बार बार और फट ना जाए। तो इसीलिए मैनेजमेंट लगता है, बैलेंसिंग चाहिए और बीएमएस चाहिए, दोनों अलग अलग है। कई बार आप लोग मिक्स कर देते हैं और बड़ी कंपनीज में जनरली दोनों को एक ही माना जाता है, लेकिन आप खुद से डीआईवाई कर रहे हो तो दोनों अलग अलग चीज़ें। वही समझिए बैटरी मैनेजमेंट के अंदर दोनों भी आ सकता है। तो ये हुआ मैनेजमेंट, इसीलिए बोल रहे बस बना देंगे नहीं बनेगा। अब बहुत सारे लोग हैं देखे जैसे सेल बहुत कमजोर है उसमें वो लगा दे रहे बीएमएस 40 एम्प्स का 50 एम्प्स। सर अगर आप गलती से शॉर्ट सर्किट हुआ वो एक्चुअली उतना करंट डालने की कोशिश करेगा, बीएमएस तो बोलेगा भैया मेरे करंट के अंडर हो, सेल बोलेगा भैया हम फट जाएंगे। और ये हुआ है लोगों के साथ। इसीलिए मैनेज करना, और इसीलिए आपको अमेजोन पे सब मिलेगा, वही 3 सेल का आपको मिलेगा जिसमें आपका 10 एम्प का है, वही 3 सेल में मिलेगा जिसमें आपका 40 एम्प का है, वही 3 सेल में मिलेगा जिसमें 80 एम्प्स का है। तो ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप 80 एम्प्स का डाल रहे हो तो कई सारे सेल्स हों पैरेलल में, जो बोले मल्टीपल पैरेलल्स हो, ताकि वो उतना करंट का झटका बर्दाश्त कर सके। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मूर्ख नहीं हो, लेकिन अगर आप मूर्ख हो तो आप मूर्ख रहोगे। तो मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब बात करते हैं थर्मल का। तो थर्मल ये समझिए हर केमिस्ट्री का एक ऑप्टिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होता है जिससे उसकी लाइफ लंबी रहती है और कैपेसिटी रहता है। बहुत सारा केमिस्ट्री ऐसा है कि वो बहुत टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, इंडिया में इस्तेमाल कीजिए बोले हम संभाल लेंगे। साइड इफेक्ट होता है उसका कैपेसिटी कम होने लगता है, यानी कि अगर वो 100 वाट आवर का है तो जैसे सोलर पैनल में हमारे साथ धांधली होता है कि भैया सर देखिए सर ये 500 वाट का सोलर पैनल है, सर देता तो कभी नहीं उतना, क्योंकि आप पीछे पढ़िएगा तो लिखा रहता है 25 डिग्री सेल्सियस है, सेल 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। मजाक है। और सेल में भी बाय द वे अगर आप कोई भी अच्छे ब्रांड का सेल लीजिए, जैसे मैंने वारी का सेल लिया हुआ है और उसमें ग्राफ में दिया हुआ है कि 50 डिग्री पे आपका वोल्टेज इतना घटेगा, 70 डिग्री पे इतना घटेगा, 70 डिग्री वाले के हिसाब से देखिए तो हाँ मैच करता है। तो सेल के साथ भी वही होता है कि टेम्परेचर से भी उस पर असर पड़ता है। ब्रांडेड सेल का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए उस सबको, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिल जाएगा। तो वो दोनों आपको देखना है कि सर कितना लाइफ चाहता है। अगर आप सेल को उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर में रख सकते हैं, जो भी उसका मैन्युफैक्चर बताया होगा, देखिए सर हमारा सेल ना बेस्ट है अगर आप इसे 30 से ऊपर नहीं जाने दें और इसे 20 से नीचे उतरने नहीं दें। अगर ये आप 20 to 30 के बीच में हमारा सेल रखते हैं, हम आपको 5000 साइकिल दे देंगे। तो आपका काम होता है कि उतने पे रखो, यानी कि अब ये बात जो है केमिकल इंजीनियर पहुंचा देगा आपका थर्मल इंजीनियर के पास, देखो भैया हमको इतना के अंदर टेम्परेचर रखना है। इसका ये मतलब नहीं कि थोड़ा सा ओवर हीट हो गया तुरंत बैटरी बूम हो जाएगा या थोड़ा सा कूल हो गया तो तुरंत डैमेज हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर रखोगे तभी हम लाइफ स्पैन दे पाएंगे। तो लॉन्ग लाइफ और कैपेसिटी के लिए वो टेम्परेचर का ये बनता है कि सर इस टेम्परेचर के अंदर रखना है। एकदम परफेक्ट चाहते तो 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि उसी पे टेस्टिंग होती है। ये हो गया। फिर कूलिंग आपको चाहिए जब हाई सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आप जैसे गाड़ी है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक कार है, आप एक्सीलरेटर दबाए गाड़ी भागना चाहिए, आप चाहते हो कि मैंने एक्सीलरेटर दबाया गाड़ी गायब हो जाए, तो क्या बैटरी उतना करंट दे सकता है? आराम से दे सकता है। प्रॉब्लम है कि उतना करंट देने में वो गर्म हो जाएगा, सारे सेल्स गर्म हो जाएंगे। तो आपका बैटरी का कूलिंग वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे सेल इतने नज़दीक में रखे हुए हैं, गर्म होने से वो आग पकड़ लेगा, तुरंत उसको ठंडा करना पड़ता है। तो ये जैसे मतलब टेस्ला का बैटरी पैक का डिज़ाइन है कि ये कूलेंट का एक चैनल है, वो ऐसे 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 करके करता रहता है। और ये वोल्ट का पुराने डिज़ाइन का सिस्टम था जिसमें प्लेट हीट एक्सचेंजर था हर सेल के बीच में, बड़ा बड़ा सेल था तो हर सेल के बीच में ये प्लेट रखा हुआ था ताकि गर्मी निकालते रहे, इसमें कूलेंट चलता रहता है, ताकि जब आप एक्सीलेटर दबा रहे हो दबा के करंट का लोड आ रहा है, सेल दे देगा लेकिन सेल गर्म हो जाएगा, तो गर्म होने से उसकी ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, तो वो ना हो इसलिए ठंडा करना पड़ता है।
अब रहा बात कि ये आपको डिज़ाइन देना है कि जैसे आप नीदरलैंड की कंपनी से लेके इंडिया में अगर आप लगा देते हो तो आपकी गाड़ी में आग लग जाएगा, क्योंकि भैया उसकी कूलिंग सिस्टम बनी ही नहीं है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एयर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस का, इंडिया में एयर टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस का। 50 डिग्री का कूलिंग अगर आप इस पे करने गए, बोले भाई कूलिंग नहीं, आप हीट कर रहे हो मुझे, मैं 30 डिग्री से ऊपर चला जाऊँगा, मैं जल जाऊँगा, जहाँ पे एक्सीलेटर हुई हुई करोगे, बूम हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हाई सी रेटिंग में और टेम्परेचर जहाँ आउट ऑफ बाउंड जाने लगेगा, आपको बैटरी केमिस्ट्री के हिसाब से, सर क्या है टेम्परेचर, उसके हिसाब से आपको कूल करना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे हाई परफॉर्मेंस कार में बैटरी के लिए कूलर लगा होता है, एसी, मतलब एक्चुअल कंप्रेसर, रेफ्रिजरेंट सब चलता रहता है, ताकि वो टेम्परेचर कंट्रोल रख सके। तभी आपका वो जो मतलब जो है ना कि 0 टू 60 अंडर 2 सेकंड आ जा रहा है, वो करने के लिए आपको बैटरी को ठंडा रखना पड़ेगा, या तो ठंडे में रेस करो। इंडिया में तो ठंडा ही करना पड़ेगा, ठीक है। और रहा बात जो फास्ट चार्जिंग कर तब भी वो चलाना पड़ता है, कि फास्ट चार्जिंग के टाइम तो दबा के आप करंट डाल रहे हो। जैसे कि फास्ट चार्जिंग में कुछ-कुछ केसेस में 3C तक आप चले जा रहे हो, तो भैया पूरा कूलेंट चलाना पड़ता है, रेडिएटर एकदम दहाड़ रहता है, ताकि वो बैटरी सेल ठंडा रहे, नहीं तो ये हो। जैसे कि सिंपल कहते हैं, ये जो आप डिज़ाइन रखे हो कि मतलब सेल एक साइड है, सेल दूसरा साइड है, और 2 सेल के बीच में आप कुछ नहीं कर रहे हो, ये कॉन्टैक्ट कर रहा है। साइड इफेक्ट है कि जब बहुत हाई रश करंट डाल रहे हो, ये ओवरहीट हो सकता है, ये जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी आ सकता है, रन अवे हो सकता है, यानी कि आग पकड़ सकता है। तो अगर ये आप अमेरिका में कर रहे हो, चल जाएगा। इंडिया में इंजीनियर बोलेंगे सर धांधली ना करो, आग लग जाएगा, आप ये करो, इसको फिर से एक फोल्ड करो, मतलब कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगा। तब आप साइड डिसाइड कर सकते हो कि देखो अगर हम लोग उतना कूलिंग करते हैं तो दाम बहुत बढ़ रहा है, एक काम करो सेल बड़ा खरीद लो। आपको डिसाइड करना पड़ता है, ये ऐसे बस हुल्लुलुल्लु पे नहीं हो जाएगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है, और आपको सेल को कई बार गर्म करना पड़ता है। ये इंडिया के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं है, ये अमेरिकन्स के लिए है, यूरोपियंस के लिए है, कैनेडियंस के लिए खास तौर पे है, कि अगर सेल बहुत ठंडा हो गया है, ठीक है, आपने गाड़ी को बाहर छोड़ दिया था, सेल पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, बहुत ठंडा हो गया है, और पूरी तरह से डिस्चार्ज मतलब ये समझिए कि वो फुल 80% डिप्लीट हो चुका है। ज़ीरो अगर चला गया तो बैटरी बंद हो जाएगा, यानी कि बैटरी दोबारा बीएमएस को स्टार्ट ही नहीं करने देगा, क्योंकि वो अनसेफ है। फुल्ली डिस्चार्ज यानी कि मान लीजिए कि एक लिथियम आयन सेल है, तो जनरली समझिए 3.5 वोल्ट या 3.5 तो ज़्यादा ही बता रहे हैं, 2.9 2.9 पे वो बोलता है सर नहीं, हम इससे चार्ज उठाएंगे नहीं, आप अनसेफ हो गए हो। तो मान लीजिए आपका बैटरी ऑलमोस्ट उतना डिस्चार्ज हो गया है, अब बर्फ में है गाड़ी, जो देखते हैं ना गाड़ी में बर्फ जम जाता है अमेरिकन सब में, वहाँ पे आप चार्जर लगाएंगे और वो फुल पावर दिया, बैटरी बूम। तो वहाँ पे आपको वार्म करना रहता है। कैसे करते हो वो आप पे? आप एसी चला सकते हो उस टाइम में कि भैया इसको हीट पंप के तौर पे चलाओ, जैसे मेरा यहाँ एसी चल रहा है अभी गर्मी के तौर में, और कि तुरंत गर्म कर लो इसको, या दूसरा आप कर सकते हो कि धीरे से करंट दो, बहुत कम करंट दो। साइड इफेक्ट है टाइम लगेगा चार्जिंग में, बेनिफिट है कि आपको वेस्ट एनर्जी नहीं होगा। धीरे से वार्म अप करो, धीरे-धीरे। मतलब शुरू में 1 एम्प दो। 1 एम्प गाड़ी में क्या है? कुछ नहीं, बस उसे वार्म कर रहे हो। फिर धीरे-धीरे उसे वार्म अप करो, धीरे-धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये आप देखें फास्ट चार्जिंग में, कभी भी जैसे आप प्लग करते हो फुल चार्ज नहीं देता है, धीरे-धीरे वार्म अप करता है। जब वार्म अप हो जाता है, तब वो देने लगते हैं फुल। और कूलिंग चाहिए इंडिया के केस में, जहाँ एम्बिएंट हॉट है या हाई करंट, यानी एक्सीलेटर दबाए कर रहे हैं तो चाहिए। और केमिस्ट्री ही आप ऐसा ले सकते हो जिसको ये सब की जरूरत ना पड़े। प्रॉब्लम है कि वैसा सिर्फ एक केमिस्ट्री मुझे पता है, लिथियम आयरन टाइटेनेट, लेकिन लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, लेकिन वो उसकी कैपेसिटी बहुत खराब है, यानी कि रेंज गाड़ी का 100 किलोमीटर पर चार्ज से घट के हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो बेसिकली इंडिया के केस में हॉट एम्बिएंट है, यानी हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा एक एसी लगाना पड़ेगा। यानी कि जब आप गाड़ी को डिज़ाइन कर रहे हैं तब उस टाइम में आपको सोचना पड़ेगा कि सर क्या उतना हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड है, उतना एक कंप्रेसर में कैपेसिटी है कि उसको ठंडा कर सके चार्जिंग के टाइम में, डिस्चार्जिंग के टाइम में और रनिंग टाइम में। तो या तो आप केमिस्ट्री ही बदल दो ताकि उस सबको मैनेज कर सकें। तो ये हो गया थर्मल थिंकिंग। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, बैटरी बैंक्स बनते कैसे, कितना फचांग करना पड़ता है तब जाके आपका बैटरी बैंक बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।